बच्चों, आज हम भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 विधायिका के बारे में जानेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस पाठ से पूर्व हम भारत में चुनावों का महत्व और चुनावों के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। विधायिकाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि निर्वाचित विधायिकाएं कैसे काम करती है और लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में कैसे मदद करती है। आप भारत में संसद और राज्यों की विधायिकाओं की संरचना और कार्यों तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके महत्व का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में आपको निम्नलिखित बातों की जानकारी होगी, जिससे कि मैं आपको परिचय करवाता हूँ। सर्वप्रथम, विधायिका का क्या महत्व है, संसद के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, कानून कैसे बनता है, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमें संसद क्यों चाहिए? विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कानून बनाना भी एक कार्य है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं। सदन में बहस, बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि इसे अत्यंत जीवंत रखते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यह वास्तव में प्रातिनिधिक लोकतंत्र का आधार है। इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिकाएं अपना महत्व खोती जा रही हैं। भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है, शासन का एजेंडा तय करता है और उसे लागू करता है। इससे कुछ आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया है कि संसद का ह्रास हो गया है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है और संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब जम्मू कश्मीर से संबंधित धारा 370 को हटाया जाना था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी को अपने जवाबों से संसद में सांसदों को संतुष्ट करना पड़ा। यह हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रातिनिधिक है और फिर इसके पास सरकार यानी कार्यपालिका का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की शक्ति भी है। इसलिए हमें संसद की आवश्यकता या हमें संसद चाहिए। अब हम जानते हैं कि संसद में 2 सदनों की क्या आवश्यकता है। हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहते हैं। भारतीय संसद में 2 सदन हैं। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा तथा दूसरे को लोकसभा कहते हैं। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है।
अब केवल 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका है। विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश प्रायः द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। एक सदन द्वारा लिया गया निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है। इससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिलता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार संभव हो पाता है। राज्यसभा संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। द्वितीय सदन यानी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। एक तरीका यह हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात द्वितीय सदन में ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज़्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। अमेरिका के द्वितीय सदन में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह सभी राज्यों को समानता स्थापित करता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। हमारी राज्यसभा के लिए इस अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग तरीका अपनाया गया है। संविधान की 4वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। यदि हम राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका की समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करें तो क्या होगा? तो 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को सिक्किम के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसी को ध्यान में रख करके संविधान निर्माता ने ऐसी विसंगति से बचना चाहा था। यहाँ ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस प्रकार ज़्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31 तथा छोटे और कम जनसंख्या वाले सिक्किम को राज्यसभा में 1 सीट दी गई है। राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। उन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और इन 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। इस तरह राज्यसभा कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होती है, अतः इसे संसद के अस्थायी सदन के रूप में जानते हैं। इस व्यवस्था का लाभ यह है कि जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी होते हैं तब राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है और जरूरी मामलों को निपटाया जा सकता है। निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता। राज्यसभा के
कुल सदस्यों की संख्या 250 है, जिसमें से 238 निर्वाचित होते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है। इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को और विधानसभा चुनाव के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। लोकसभा के लिए सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार ना बना सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दें तो लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, लेकिन आज के समय में वास्तविक संख्या इसकी 545 है, जिसमें से 524 राज्यों से और 19 संघ शासित क्षेत्रों से तथा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य जिन्हें कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। बच्चों, अब आप खुद करें, खुद सीखें। आप विभिन्न राज्यों के निर्वाचित लोकसभा व राज्यसभा प्रतिनिधियों की संख्या का पता लगाएं तथा एक चार्ट पर राज्य के लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्यों की संख्या को दिखाएं। इस भाग में इतना ही। बाकी अगले भाग में हम जानेंगे संसद के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, कानून कैसे बनता है, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है। धन्यवाद।